everyone, this is Arya Singh and you are watching Smart Study with Arya. So I am going to start a chapter of civics, chapter 1 on equality. So let's start this chapter. So first para is saying that equality in Indian democracy. The constitution recognizes every person as equal. इंडिया में जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं क्या बताते हैं कि जितने लोग हैं सब क्या हैं इक्वल हैं. This means that every individual in the country, including male and female person from the all caste, religion, tribals, education and economic backgrounds are recognized as equal. ये इससे ये पता चलता है कि इंडिया में जितने भी लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, चाहे उसका ट्रैवल कुछ भी हो, चाहे उसका एजुकेशन कुछ भी हो, चाहे उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो क्या है हमारे लिए सब क्या है इक्वल हैं. दिस नॉट सेज दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट. ये नहीं बता सकते, ये नहीं कह सकते हम कि इनइक्वालिटी केसेस बिल्कुल हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं हैं. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. तब भी ये सोच के चलिए कि हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में कम से कम एक प्रिंसिपल, एक लॉ तो है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जितने लोग हैं सबको एक इक्वालिटी है, सबके पास एक इक्वालिटी है. While earlier no law exists to protect people from the discrimination and ill treatment. बल्कि जब पहले का समय था तब कोई भी लॉ, रूल्स, प्रिंसिपल नहीं थे किस चीज़ के लिए, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए. पर अब क्या है, बहुत ज़्यादा वर्क हैं, बहुत ज़्यादा लॉज हैं, रूल्स हैं किस चीज़ के लिए, देखने के लिए कि लोगों को उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है इक्वली, इनको डिग्निटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. और नेक्स्ट पैरा है, दिस रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यही इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविंसेस भी रोल है, जैसे कि जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस है, जैसे कि ये है फोर्स दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. पहला लॉ ये बताता है कि सारे लोग एक बराबर हैं. व्हाट दिस मीन इज दैट every person from the president of the country to Kanta are domestic workers. इसका मतलब ये कि हर एक पर्सन क्या है इक्वल है, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे घर का एक नौकर हो या वर्कर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब क्या है इक्वल है. हैज़ टू बी ओबे द सेम लॉ. दोनों के ऊपर वही सेम लॉज अप्लाई होंगे. ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके ऊपर कोई लॉ नहीं करती, मतलब उनको इक्वल बताया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी. और बल्कि जो वर्कर हैं हमारे घर के बाहर जो वर्किंग कर रहे हैं उन सबको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. ऐसा कुछ नहीं है हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में, ऐसा नहीं है. पर ऐसा कहीं कहीं है, बट ये बस पहले ही तो ये लॉ है, ऐसा लोगों के मन में सोच नहीं. नेक्स्ट है कि जो सेकंड है, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिलीजन्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ द बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. कोई भी पर्सन, कोई भी हो, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, चाहे उसको रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे रेस से, चाहे कास्ट से, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ से, और वेदर वो फीमेल है कि मेल है, कोई फ़र्क नहीं, सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. थर्ड हमारा ये कहता है कि जो पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट. ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग गेट्स. फोर्थ पहला तो थर्ड ये है कि थर्ड लॉ रूल्स हमें ये बताते हैं कि जो भी, मतलब अगर कोई भी है उसको अधिकार है, उसे हक है कि वो पब्लिक जगह पर चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो वेल्स हैं, चाहे वो बाथिंग कुछ भी हैं, उनको इक्वालिटी, उनके पास एक ऐसा लॉ है जिससे वो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता. इसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे वो होटल हो, चाहे शॉप हो, चाहे मार्केट हो, कोई भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. और जो फोर्थ है हमारा वो है कि अनटचबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. अनटचबिलिटी, जो पहले लोग बोलते थे कि नहीं भाई मुझे ना छुओ, तुम मतलब कि लोअर कास्ट के हो, ऐसा नहीं है, ऐसा अबॉलिश्ड हो गया है. देखिए ये हमारा पार्लियामेंट है एंड यू कैन सी दैट जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो
एक इलेक्टेड है, मतलब कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इसको थामे है, मतलब कि ये हमारे पूरे इंडिया को इन्होंने ही तो थामा, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं मेल खड़ी है, कहीं कहीं फीमेल खड़ी है, पर हम उसके ऊपर झंडा या इंडियन फ्लैग तो हमारा ही है। वैसे ही नेक्स्ट पैरा बता रहा है, द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी that graduated in the constitution is first through law and second through government progress or schemes to help disadvantaged communities। पहली बात तो हमारा जो गवर्नमेंट है उसने दो तरीके से हमें मतलब लोगों को इक्वालिटी देने की सोची है। पहला तरीका ये है कि वो अपने गवर्नमेंट लॉज के थ्रू करेंगे, दूसरा तरीका है वो स्कीम्स के थ्रू करेंगे। अब उसके बारे में पढ़ें कि वो कौन से स्कीम्स और गवर्नमेंट लॉज हैं जिसके थ्रू ये करने वाले हैं। There are several laws in India that protect every person rights to be treated equally। हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉ रूल्स हैं जिससे लोग को एक इक्वालिटी ट्रीटेड इक्वल ट्रीटेड मिलता है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। इन एडिशन टू लॉज, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप सर्वली स्कीम्स टू इम्प्रूव दैट लिविंग्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सर्वल सेंचुरीज। जो गवर्नमेंट है उसने ढेर सारे स्कीम्स भी इम्प्रूव किए जिससे लोग जो है ना, उन्हें एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, और चाहे वो इंडिविजुअल चाहे कोई कम्युनिटी हो, सबको इनइक्वल बेस में पहले ट्रीट किया जाता था। पहले की सेंचुरीज़ में पहले उनको इनइक्वल फॉर सर्वल सेंचुरीज, बहुत पहले की बात नहीं, अभी भी देखिए अभी भी इन इक्वालिटी है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। पर अब की जो स्कीम्स है वो उन पीपलों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं जिन्हें पहले उतनी रिस्पेक्ट उन्हें इक्वल वे में नहीं देखा जाता था। तो पहले जो हमारा स्कीम है वो तो है मिड डे मील, सॉरी ज़ीरो हंगर और मिड डे मील किस चीज़ के लिए होता है? खाने के लिए होता है। मतलब कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें दोपहर के समय खाना लंच नहीं लेके जाना रहता है, उन्हें खुद खाना खाना होता है। अब इसके बारे में हम लोग एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। वन ऑफ द स्टेप दैट टेकन बाय द गवर्नमेंट इंडिविजुअल द मिड डे मील स्कीम, वही मिड डे मील स्कीम। दिस रिफर्स टू द प्रोग्रेस इंट्रोड्यूस्ड in the all government elementary schools to provide children with the cooked lunch। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनको क्या करना है, अपने स्कूल के बच्चों को एक बना बनाया खाना मतलब लंच बना के देना है। तो पहले किसने किया था मिड डे मील? पहले जो मिड डे मील हमारा था ये किसने ये बनाया था? तमिलनाडु द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री in the India to introduce this scheme। तमिलनाडु ऐसा एक पहला देश था जिसने इसके बारे में लोगों को बताया, इस स्कीम को शुरू किया। कब शुरू किया? 2001 में शुरू किया। 2001 में इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद 6 मंथ। जब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो उसने क्या किया, उसने ये ऐसा लॉ रख दिया कि जितने भी स्टेट्स हैं सबको 6 महीने के अंदर अपने स्कूलों में भी ऐसा स्कीम रखना पड़ेगा। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर poor children has been in brushings and regularly attending schools। क्या था मतलब इस प्रोग्राम से बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते थे। क्या इफेक्ट पड़ते थे? जैसे कि जो बहुत गरीब घर के बच्चे रहते थे, वो जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं रहते थे, वहाँ पर ये पढ़ने भी आते थे, स्कूल में अटेंड भी करने लगे थे, इनकी अटेंडेंस भी बढ़ने लगी थी और ये आराम से खाना भी खाने लगे थे। टीचर रिपोर्ट दैट एर्लीली, मतलब कि जब टीचर्स थे उन्होंने पहले ही क्या रिपोर्ट किया कि चिल्ड्रन वुड ऑफ्टन गो होम फॉर द लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू द स्कूल। चिल्ड्रन ने ऐसा बताया, मतलब टीचर्स ने ऐसा बताया कि बच्चे घर जाते थे लंच करने के लिए, उसके बाद वो स्कूल वापस लौटते ही नहीं थे। बट नाउ
With the midday meal begin provided in school, their attendance has improved. पर जब से मिड डे मील वाला स्कीम चलने लगा तब से जितनी भी स्कूल्स हैं सब में अटेंडेंस सारे बच्चों की बढ़ने लगी. These mothers हुए early had to impute their work. और कुछ मदर्स ऐसी भी थी जो काम करती थी, जिनको अपने मतलब कि चलते दिन में बीच में आना पड़ता था, घर बच्चों को खाना देना पड़ता था, बच्चे खाना खाएं देन वो स्कूल वापस रिटर्न जाएं. पर इस स्कीम से उन्हें भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से अपना काम करें और बच्चे अपना घर में यहाँ पर स्कूल में खाना खा सकते हैं. नाउ नो लॉन्गर नीड्स टू डू सो. अब से ये नहीं होता था. बच्चे आते थे, उनकी अटेंडेंस बढ़ती थी, बच्चे पढ़ते थे, खाना खाते थे और कुछ नहीं. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रीजस्टिक्स. इस प्रोग्राम ने कास्ट प्रीजस्टिक मतलब कम करने में भी हेल्प किया है. क्यों? चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. जितने बच्चे रहते थे सारे कास्ट के, चाहे वो लोअर कास्ट के हो चाहे वो अपर कास्ट के हों, वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे. एंड दिस क्विट अ प्लेस. और एक जगह पर एक साथ बैठ के खाते थे. दलित वुमेन्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील्स. और जितने भी दलित कास्ट के वुमेन्स थी उन्हें ही ऐसा एम्प्लॉय बनाया गया था खाना बनाने के लिए इस मिड डे मील स्कीम में. द मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स who often come to school and control converted because their stomachs are empty. ये मिड डे मील प्रोग्राम उस चीज़ को भी रिड्यूस कर दिया कि जो बच्चे बहुत भूखे रहते थे, जो स्टूडेंट्स बहुत भूखे रहते थे और स्कूल आते थे और कैन नॉट बी और वो पढ़ नहीं पाते थे. क्यों? क्योंकि उनको भूख लगी रहती थी. While government program play an important role in the increasing inequality of opportunities, there is a much that still need to be done. हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम को प्ले किए, बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया है, जिससे जो हमारा इनइक्वालिटी है वो डिक्रीज़ होके इक्वालिटी इंक्रीज़ होने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है. ये ऐसा बहुत जल्द हो जाएगा. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट and attendance of the poorest children in the school, there are continuing to be biggest difference in our country between the schools that the rich attendance and the poor attendance. ये मिड डे मील जो हमारा प्रोग्राम है, इससे जितने भी गरीब बच्चे हैं वो स्कूल में भी आते हैं, उनका अटेंडेंस भी बढ़ता है और जिससे हमारी कंट्री को भी बहुत बड़ा बेनिफिट है. अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे तभी तो हमारी कंट्री का कोई फ्यूचर दिखेगा. वैसे ही जैसे कि रिच घर के बच्चे रिच स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं, अब वैसे ही पुअर घर के बच्चे भी ऐसा करेंगे. Even today there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated inequally. अभी भी हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिसमें जहाँ पर दलित के बच्चे पढ़ते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उन्हें ट्रीटेड किया जाता है इनइक्वली. बस चिल्ड्रन ही नहीं उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बल्कि आजकल तो उनके टीचर्स भी उनको डिस्क्रिमिनेट करने लगे हैं बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट दे आर दलित चिल्ड्रन. इसीलिए these children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. इसकी वजह से उनके बच्चों को वो इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितने अपर कास्ट वाले बच्चों को मिलती है, बल्कि इस सिचुएशन में उन्हें डिग्निटी भी सहने को मिलती है. दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल एवन थ्रू द लॉ रिक्वेस्ट. ये इस वजह से क्योंकि आजकल के लोग भी ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि ये दलित के स्टूडेंट, ये दलित के चिल्ड्रंस हैं एंड दे आर नॉट आर कास्ट, वो लोअर कास्ट के. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो बिकॉज we have completed here the first para and the second para and the third para. Now in the next video I will start from the one of the main reason that attitude change very slowly. So thanks for watching my video. Thank you.